नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी भीख में। आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। खपरेल के दालान में कंबल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ ब्रजराज मन लगाकर बातें कर रहा था। सामने ताल में कमल खिल रहे थे। उस पर से भीनी भीनी महक लिए हुए पवन धीरे धीरे उस झोपड़ी में आता और चला जाता था। माँ कहती थी, मिन्ना ने कमल की केसरों को बिखराते हुए कहा। क्या कहती थी? बाबूजी परदेश जाएंगे, तेरे लिए नेपाली टट्टू लाएंगे। तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टट्टू पर? पागल कहीं का। नहीं, टट्टू पर चढ़ूंगा, वह गिरता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं अब रोता हूं। अच्छा, पहले यह बताओ कि जब तुम कमाने लगोगे तो हमारे लिए क्या लाओगे? खूब ढेर सा रुपया, कहकर मिन्ना ने अपना छोटा सा हाथ जितना ऊंचा हो सकता था उठा दिया। सब रुपया मुझको ही दोगे ना? नहीं, माँ को भी दूंगा। मुझको कितना दोगे? थैली भर। और माँ को? वही बड़ी काठ वाली संदूक में जितना भरेगा। तब फिर माँ से कहो, वही नेपाली टट्टू ला देगी। मिन्ना ने झुझलाकर ब्रजराज को ही टट्टू बना लिया। उसी के कंधों पर चढ़कर अपनी साध मिटाने लगा। भीतर दरवाजे में से इंदो झांक कर पिता पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा, मिन्ना, यह टट्टू तो बड़ा अड़ियल है। ब्रजराज को यह विसंवादी स्वर की सी हंसी खटकने लगी। आज ही सवेरे इंदो से कड़ी फटकार सुनी थी। इंदो अपने गृहिणी पद की मर्यादा के अनुसार जब दो चार खरी खोटी सुना देती तो उसका मन विरक्ति से भर जाता। उसे मिन्ना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थिति हो जाती। फिर कुछ और कहने की आवश्यकता ही क्या है? यही बात उसकी समझ में नहीं आती। रोटी बिना भूखों मरने की संभावना न थी, किंतु इंदो को उतने ही से संतोष नहीं। इधर ब्रजराज को निठल्ले बैठे हुए माली के साथ कभी कभी चुहल करते देखकर तो वह और भी जल उठती। ब्रजराज यह सब समझता हुआ भी अनजान बन रहा था। उसे तो अपनी खपरेल में मिन्ना के साथ संतोष ही संतोष था, किंतु आज वह न जाने क्यों भिन्ना उठा। मिन्ना, अड़ियल टट्टू भागते हैं तो रुकते नहीं और राह कुराह भी नहीं देखते। तेरी माँ अपने भीगे चने पर रोब गांठती है। कहीं इस टट्टू को हरी हरी धूप की चाट लगी तो? नहीं मिन्ना, रूखी सूखी पर निभा लेने वाले ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं मिन्ना, कह दो हाँ। मिन्ना घबरा उठा था। यह तो बातों का नया ढंग था। वह समझ न सका। उसने कह दिया, हाँ कर सकते हैं। चल देख लिया, ऐसे ही करने वाले, कहकर जोर से किवाड़ बंद करती हुई इंदो चली गई। ब्रजराज के हृदय में विरक्ति चमकी। बिजली की तरह कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ। वह पुरुष है या नहीं? इतना कशाघात, इतना संदेह और चतुर संचालन। उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। आज वह बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वह अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिदान लेकर उसने इंदो को हल्का नहीं होने दिया। इसी घड़ी सूद दर सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थैली का मुंह खोल दिया। मिन्ना को एक बार गोद में चिपकाकर वह खड़ा हो गया। जब गांव के लोग हलों को कंधों पर लिए लौट रहे थे, उसी समय ब्रजराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जालंधर से जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिख पेंशनर ने लारी चलाना आरंभ किया। उसका ड्राइवर कलकत्ता से सीखा हुआ फुर्तीला आदमी है। सीधे सादे देहाती उछल पड़े, जिसकी मनौती कई साल से रुकी थी। बैलगाड़ी की यात्रा के कारण जो अब तक टाल मटोल करते थे, वे उत्साह से भरकर ज्वालामुखी के दर्शन के लिए प्रस्तुत होने लगे।
गोटेदार ओढ़नियों, अच्छे काट की सलवारों, किम ख्वाब की झकाझक सदरियों की बहार आए दिन उसकी लारी में दिखाई पड़ती, किंतु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी ओर देखता नहीं। अपनी मोटर, उसका हार्न, ब्रेक और मड गार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में लिए हुए जब उस पहाड़ी प्रांत में वह अपनी लारी चलाता तो अपनी धुन में मस्त किसी की ओर देखने का विचार भी न कर पाता। उसके सामान में एक बड़ा सा कोट, एक कंबल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में जो छिपा हुआ बक्स था उसमें कुछ रुपए पैसे बचाकर वह फेंकता जाता। किसी पहाड़ी पर ऊंचे वृक्षों से लिपटी हुई जंगली गुलाब की लता को देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फैलने वाली सुगंध ब्रजराज के मन को मथ देती, परंतु वह शीघ्र ही अपनी लारी में मन को उलझा देता और तब निर्विकार भाव से उस जन विरल प्रांत में लारी की चाल तीव्र कर देता। इसी तरह कई बरस बीत गए। बूढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता, क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी तंबाकू नहीं पीता और किसी काम में व्यर्थ पैसा भी नहीं खर्च करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी झीसी पड़ रही थी। वह अपनी लारी दौड़ाए पहाड़ी प्रदेश के बीचों बीच निर्जन सड़क पर चला जा रहा था। कहीं कहीं 2-4 घरों के गांव दिखाई पड़ते थे। आज उसकी लारी में भीड़ नहीं थी। सिख पेंशनर की जान पहचान का एक परिवार उस दिन ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लारी भाड़े पर कर ली थी, किंतु अभी तक उसे यह जानने की आवश्यकता न हुई थी कि उसमें कितने आदमी थे। उसे इंजन में पानी की कमी मालूम हुई कि लारी रोक दी गई। ब्रजराज बाल्टी लेकर पानी लाने गया। उसे पानी लाते देखकर लारी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा, ब्रजराज, इन लोगों को भी थोड़ा पानी दे देना। जब बाल्टी लिए हुए वह यात्रियों की ओर गया तो उसको भ्रम हुआ कि जो सुंदरी स्त्री पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है वह कुछ पहचानी सी है। उसने लोटे से पानी उड़ेलते हुए अन्य मनस्क की तरह कुछ जल गिरा भी दिया, जिससे स्त्री की ओढ़नी का कुछ अंश भीग गया। यात्री ने झिड़क कर कहा, भाई जरा देख कर, किंतु वह स्त्री भी उसे कनखियों से देख रही थी। ब्रजराज शब्द उसके कानों में गूंज उठा था। ब्रजराज अपनी सीट पर जा बैठा। बूढ़े सिख और यात्री दोनों को ही उसका यह व्यवहार अशिष्ट सा मालूम हुआ, पर कोई कुछ बोला नहीं। लारी चलने लगी। कांगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य चित्रपटों की तरह क्षण क्षण पर बदल रहा था। उधर ब्रजराज की आंखें कुछ दूसरा ही दृश्य देख रही थी। गांव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे, मिन्ना के निर्मल प्यार की तरह तरंगायित हो रहा था और उस प्यार में विश्राम की लालसा। बीच बीच में उसे देखते ही माली का पैर के अंगूठों के चांदी के मोटे छल्लों को खटखटाना, सहसा उसकी स्त्री का संदिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्रेरणा, साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और संतोष उसे मिल रहा था वह भी छिन गया। क्यों संदेह न हो, इंदु को विश्वास हो चला था कि ब्रजराज मालती को प्यार करता है और गांव में एक ही सुंदरी, चंचल, हंसमुख और मनचली भी थी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। हाँ, वही तो, मालो। और यह ओढ़ने वाली, ये पंजाबी में असंभव। नहीं तो वही है, ठीक ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे घूमकर अपनी स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह, कितनी भूली हुई बातें इस मुख ने स्मरण दिला दी। वही तो, वह अपने को रोक न सका, पीछे घूम ही पड़ा और देखने लगा। लारी टकरा गई एक वृक्ष से। कुछ अधिक हानि न होने पर भी, किसी को कहीं चोट न लगने पर भी सिख झल्ला उठा। ब्रजराज भी फिर लारी पर न चढ़ा। किसी को किसी से सहानुभूति नहीं, तनिक सी भूल भी कोई सह नहीं सकता। यही ना, ब्रजराज ने सोचा कि मैं ही क्यों न रूठ जाऊं। उसने नौकरी को नमस्कार किया। ब्रजराज को वैराग्य हो गया हो सो तो बात नहीं। हाँ,
उसे गृहस्थ्य जीवन के सुख के आरंभ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनंद न था। केवल मिन्ना की अटपटी बातों से और राह चलते चलते कभी कभी मालती की चुहल से हल्के शरबत में 2 बूंद हरे नींबू के रस की सी सुगंध तरावट में मिल जाती थी। वह सब गया। इधर कलकत्ता के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। 2-4 घरों के छोटे छोटे से गांवों को देखकर उसके मन में विरागपूर्ण दुलार होता था। वह अपनी लारी पर बैठा हुआ उपेक्षा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वह अपने गांव पर मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध ले लेता। किंतु नौकरी छोड़कर वह न जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पंडों की बस्ती में जाकर रहने लगा। पास में कुछ रुपए बचे थे, उन्हें वह धीरे धीरे खर्च करने लगा। इधर उसके मन का निश्चिंत भाव और शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता, पर उसके बदले में पैसा न लेता। लोग कहते बड़ा भला मानुस है, उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई। उसका दिन ढलने लगा। वह घर की कभी चिंता न करता। हाँ, भूलने का प्रयत्न करता, किंतु मिन्ना फिर सोचता अब बड़ा हो गया होगा। उसकी माँ होगी ही जिसने मुझे काम करने के लिए परदेश भेज दिया। वह मिन्ना को ठीक कर लेगी। खेती बाड़ी से काम चल ही जाएगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था और मालती न पहले उसके कारण संदिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसी का फिर से स्मरण करते ही मैं नौकरी से छुड़ाया गया। कहाँ से उस दिन मुझे उसका संदेह हुआ। वह पंजाब में कहाँ आती, उसका नाम भी न लूं। इंदु तो मुझे परदेश भेजकर सुख से नींद लेगी ही, पर यह नशा 2 ही 3 वर्षों में उखड़ गया। इस अर्थ युग में सब संबल जिसका है वही उठी बोल गया। आज ब्रजराज अकिंचन कंगाल था। आज ही से उसे भीख मांगना चाहिए। नौकरी न करेगा, हाँ भीख मांग लेगा, किसी का काम कर देगा तो वह अपनी भीख। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी। वह सवेरे ही आज मंदिर के समीप ही जा बैठा। आज उसके हृदय से भी वैसी ही एक ज्वाला भक्त से निकलकर बुझ जाती है और कभी विलंब तक लपलपाती रहती है, किंतु कभी उसकी ओर कोई नहीं देखता। और उधर तो यात्रियों के झुंड जा रहे थे। चैत का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए आगे बढ़ गए। पीछे एक सुंदरी अपनी ओढ़नी संभालती हुई क्षण भर के लिए रुक गई थी। स्त्रियां स्वभाव की कोमल होती हैं। पहली ही बार पसारा हुआ हाथ खाली न रह जाए, इसी से ब्रजराज ने सुंदरी से याचना की। वह खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अब लारी नहीं चलाते? अरे वही तो, ठीक मालती का सा स्वर। हाथ बटोरकर ब्रजराज ने कहा, कौन? मालो? तो यह तुम ही हो ब्रजराज? हाँ तो, कहकर ब्रजराज ने एक लंबी सांस ली। मालती खड़ी रही। उसने कहा, भीख मांगते हो? हाँ, पहले मैं सुख का भिखारी था। थोड़ा सा मिन्ना का स्नेह, इंदो का प्रणय, 10-5 बीघों की काम चलाऊं उपज और कहे जाने वाले मित्रों की चिकनी चुपड़ी बातों से संतोष की भीख मांगकर अपने चिथड़ों में बांधकर मैं सुखी बन रहा था। कंगाल की तरह जन कोलाहल से दूर एक कोने में उसे अपनी छाती से लगाए पड़ा था। किंतु तुमने बीच में थोड़ा सा प्रसन्न विनोद मेरे ऊपर डाल दिया। वही तो मेरे लिए। ओहो, पागल इंदो मुझ पर संदेह करने लगी। तुम्हारे चले आने पर मुझसे कई बार लड़ी थी। मैं तो अब यहाँ आ गई हूँ। कहते कहते वह भय से आगे चले जाने वाले सज्जन को देखने लगी। तो वह तुम्हारा ही बच्चा है ना? अच्छा अच्छा। कहती हुई मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। ब्रजराज ने कहा, नहीं मालो, तुम जाओ, देखो वह तुम्हारे पति आ रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए मालो के पंजाबी पति लौट आए। मालती उस समय अन्यमनस्क
क्षुब्ध और चंचल हो रही थी। उसके मुंह पर क्षोभ, भय और कुतूहल में मिली हुई करुणा थी। पति ने डांट कर पूछा, क्यों, वह भिखमंगा तंग कर रहा था? पंडा जी की ओर घूमकर मालो ने पति से कहा, ऐसे उचक्कों को आप लोग मंदिर के पास बैठने देते हैं? धनी यजमान का अपमान भला वह पंडा कैसे सहता? उसने ब्रजराज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा, उठ बे, यहाँ फिर दिखाई पड़ा तो तेरी टांग ही लंगड़ी कर दूंगा। बेचारा ब्रजराज वहां धक्के खाकर सोचने लगा, फिर मालती, क्या सचमुच मैंने कभी उससे कुछ, और मेरा दुर्भाग्य यही तो आज तक अयाचित भाव से वह देती आई है। आज उसने पहले दिन की भीख में भी वही दिया। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी रूप की छाया सुन रहे थे। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।